हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 10th छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए है। दोस्तों, आज हमने एक पुराना पेपर 2023 का इंग्लिश का हमने सेट सी लिया है, जहां पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में डू एज डायरेक्टेड और जो भी जितने ग्रामर आते हैं, आप उसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है, तो अगर आप क्लास 10th में है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो क्लास 10th में है और इंग्लिश की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो प्लीज उन्हें फॉरवर्ड करिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मदद मिल सके। दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन के जितने भी ग्रामर हैं, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी ग्रामर होंगे, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसे किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर, चाहे वो राइटिंग का सेक्शन हो, नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, या फिर डू एज डायरेक्टेड के जितने क्वेश्चन है, सबसे आसान ट्रिक हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ले आता हूं आपको ग्रामर में। तो सबसे पहला ग्रामर दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां एक खाली स्थान दिया हुआ है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। दोस्तों, आपको अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शन दिए हैं और इन ऑप्शंस में से आपको सही चुनना है। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पिछले साल के जो आए हुए, पिछले 4 साल 5 साल के अगर आपने सवालों की प्रैक्टिस कर ली, मतलब आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसीलिए हमने ये पेपर लिया है। तो सबसे पहले क्या है? शुड, मे, कुड। अब देखते हैं सेंटेंस। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। लेस्ट का मतलब नहीं तो, तुम। तो कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम डैश फेल, तुम फेल हो। अब यहां देखो, शुड का मतलब होता है चाहिए, मे का मतलब सकते हो, ठीक है, कुड का मतलब सकते थे, ठीक है। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मे। तो कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो सकते हो, ऐसा कह रहा है। तो यहां का वर्ड क्या होना चाहिए? मे दिखाता है कि भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। सो अगली बार अगर कोई सेंटेंस आया इस जैसा, तो आप मे वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, और इसका मतलब होता है सकते थे। तो अभी हार्डवर्क करने को, अभी कड़ी मेहनत करने को कह रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि तुम पहले ही फेल हो चुके थे, नहीं ना। मे का मतलब सकते हो, तो कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो सकते हो। तो हर एक जो खालिस्तान है ना, उसके शब्दों का मीनिंग निकालो पहले और उसके बाद उसे हल करो। देखते हैं दूसरा। द डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता। जम्प्ड का मतलब कूदा, किस में कूदा? डैश द रिवर, नदी के अंदर, ठीक है। सो एक इन का मतलब होता है में। अगर कोई चीज पहले से नदी के अंदर है, जैसे कि मैं इस कमरे के अंदर में हूं पहले से ही, तब तो में लगाएंगे। ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे कि टेबल के ऊपर किताब रखी है, तो ऑन का इस्तेमाल कब करना? जब आप ऊपर के बारे में बात करोगे। इनटू का मतलब होता है अंदर, अंदर जाना, ठीक है। अंदर जाना, जैसे कि अगर मैंने इस पेन को अपने पॉकेट के अंदर रखा, ठीक है, सो मैं क्या यूज करूंगा? इनटू। तो वैसे ही जो कुत्ता है वो नदी के अंदर गया, तो यहां क्या आना चाहिए? इनटू। देख लेना, अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में कोई किसी चीज के अंदर जा रहा होगा, तो वहां पे यूज करेंगे आप इनटू को, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। आई गो फॉर अ वॉक, मैं चलने के लिए, वॉक के लिए जाता हूं। फॉर डैश आवर। अब यहां पे ए एन, द तो लगेगा नहीं। द क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर हमने इसके बारे में पहले बात की, तब तो आप द लगाओगे, ठीक है। अगर ये सेम वर्ड, अगर यही शब्द पहले आया होता और कहीं पे दोबारा इसे यूज करता, तब हम क्या यूज कर सकते थे? द। तो अभी हमारे पास द यूज नहीं करना है, तो दो ऑप्शन है, ए और एन, ठीक है। अब मैं थोड़ा ए और एन को समझा देता हूं। दोस्तों, ए का इस्तेमाल तब करोगे जब आपके पास क ख से लेकर के ज्ञ तक के कोई भी व्यंजन आएगा। क्या आएगा? व्यंजन। अगर स्वर वाले शब्द आए, स्वर, ठीक है, कौन कौन सा? अ, आ, ई से लेकर के अह तक अगर कोई भी आया, तब आप क्या लगाते हो? एन लगाते हो। सो इस शब्द के आवाज को ध्यान देना। इसको हम पढ़ते हैं आवर, एच होता है साइलेंट, ठीक है। तो आवर, तो आवर आया, ठीक है। अ की साउंड आई, अ की साउंड आई, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां क्या लगा? एन। फिर है नेक्स्ट, द टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। वॉज स्टैंडिंग, टीचर खड़ा था।
ठीक है, कहाँ खड़ा था? द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में। तो बच्चों के बीच में खड़ा था, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो है बिटवीन, एक तो है अमंग, अलोंग तो बीच का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, अब दो शब्द हैं, दोनों के एक जैसे ही मतलब है। बिटवीन का मतलब होता है जब कोई दो के बीच में हो, सिर्फ और सिर्फ दो के बीच में। ठीक है, तो क्या दो ही बच्चे थे? नहीं, यहां तो लिखा नहीं है, स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे हैं। और जब बहुत सारे के बीच में हो तब हम यूज करते हैं अमंग को। ठीक है, बहुत सारे के बीच में, तो बहुत सारे के अगर बीच में हो तो अमंग, तो क्या लगना चाहिए दोस्तों? यहां लगना चाहिए अमंग। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, दो तो लिखे नहीं है। ठीक है ना, तो यहां आएगा अमंग। तो दिमाग में इस चीज को बैठाना है, बिटवीन का मतलब दो के बीच में, अगर दो बच्चे हैं बीच में टीचर है तो बिटवीन, बहुत सारे बच्चे हैं उसके बीच में कुछ है तो अमंग। अब ये अमंग वाला हर साल एक ना एक सवाल आता ही है, जहां पर वो किसी भी तरीके से, जैसे कि मिठाई बांटना है बच्चों में, ठीक है, या गरीबों में, तो वहां पर क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तब आपको चुनना है अमंग। ठीक है, अब माई अंकल, मेरे अंकल जो है, डैश हैव अ बाइसिकल, मेरे अंकल के पास एक साइकिल थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल के पास एक साइकिल थी। अब कुड का मतलब हमने पहले ही देखा है, सकता था, तो मेरे अंकल के पास साइकिल सकता था, नहीं जम रहा है। अगला है वुड, वुड का मतलब होता है होगा, तो जब मैं छोटा था तो मेरे अंकल के पास साइकिल होगा, ये भी किसी बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हमें क्या यूज करना है? यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब जो चीजें पहले हुआ करती थी। ठीक, तो यूज्ड टू इसीलिए लगता है, कोई भी पुरानी चीज के बारे में बात करेंगे जो हुआ करती थी या ऐसा किया करता था, मैं सुबह सुबह लेट उठा करता था, ऐसी पुरानी चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं यूज्ड टू। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में कर देना, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। यहां देखिए, ये है खालिस्तान, सॉरी, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां पर आपको बड़े ही ध्यान से काम करना है। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या होता है, आपको मीनिंग देख के ये पूरे का पूरा आप मीनिंग के हिसाब से हल कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब था निराश। पहले मैं मतलब बता देता हूं, फिर आप अपने से खुद से मिला सकते हैं। तो ये हो गया निराश। अब सोचिए मीनिंग क्या है। ठीक है, दिस इज द प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह होता है। दिस का मतलब होता है यह, तो यह जगह है। वेट हियर, वेट हियर का मतलब होता है इंतजार करो। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। यू का मतलब तुम, और हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत। तो जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते। ऑल ऑफ अस मतलब कि, ऑल मतलब सब, तो हम सब। रैन आउट मतलब कि भागे, तो हम सब भागे। कहां भागे? आउट ऑफ द क्लास, क्लास मतलब कि हमारी अपनी कक्षा से। ठीक, अब देखते हैं। अंटिल का मतलब जब तक नहीं। ठीक है, जब तक नहीं। और कम का मतलब आना, आई का मतलब मैं, तो जब तक मैं नहीं आता। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। द रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब रिजल्ट ही होता है। वॉज मतलब था। नॉट एज एक्सपेक्टेड, उम्मीद के जितना। ठीक है, तो उम्मीद के जितना रिजल्ट नहीं था। यू कैन नॉट पास मतलब कि आप पास नहीं हो सकते, ये लिखा है। बिफोर द बेल रैंग, बिफोर का मतलब होता है पहले, के पहले। द बेल, बेल का मतलब होता है घंटी, तो घंटी, और बेल का रैंग का मतलब होता है बजी, तो घंटी बजने से पहले। वेयर द मैच विल बी प्लेस्ड, मैच क्रिकेट मैच। ठीक है, प्लेड मतलब कि खेला जाएगा, तो जहां जहां मैच खेला जाएगा। अब ये हमने देख लिया सबका मीनिंग, बड़े ही ध्यान से सबका मीनिंग सोचो, जितने वर्ड आपको आते हैं उसके मीनिंग देखिए और उसके हिसाब से मिलाइए। पहले देखिए, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश था। अब बताओ, मैं जब तक नहीं आता तब तक निराश था? नहीं ना। फिर रिजल्ट, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था उसके उम्मीद के हिसाब से नहीं था। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले के लिए ऑप्शन क्या आ गया? बी आ गया। पहले वाले का ऑप्शन है बी। वो निराश था क्योंकि जितना उसको रिजल्ट चाहिए था उतना उसको मिला नहीं। हो गया।
अब देखते हैं दूसरा, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है जहां मैं नहीं आ सकता या जहां मैं पास नहीं हो सकता, या घंटी बजने से पहले। अब जगह का घंटी से क्या रिलेशन है यार, जगह का मैच से रिलेशन है ना, कि जहां यही वो जगह है जहां मैच खेला जाएगा। तो बस आप मिलाइए इसको इसके साथ। सो टू के साथ क्या लग गया, ई लग गया। वेट हियर, इंतजार करो। कब तक वेट करो, कि जब तक नहीं आ जाता, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक वेट करो, ठीक है ना। सो 3 का क्या हुआ, ए हुआ। फिर अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते, या आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। सो हो गया 4 के लिए सी, और 5वां जो बच गया, ऑल ऑफ अस रैन आउट ऑफ द क्लास, हम सभी क्लास से बाहर निकल गए घंटी बजने से पहले। तो 5 का क्या हो गया, 5 के लिए हो गया डी। दोस्तों उम्मीद करता हूं जब आप इस तरीके से वर्ड मीनिंग के हिसाब से जब आप इनको हल करोगे ना, तो फिर गलतियां नहीं होंगी। चलिए थोड़ा आगे सीखते हैं और चलते हैं डू एज डायरेक्टेड वे, ठीक है। और आगे और कौन कौन से ग्रामर है वो भी हम देखते चलेंगे। ये तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर है, ये आपको रटना है, ठीक है ना। उसके नीचे सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 है, यू आर नेहा या फिर अनुज लिविंग इन आदर्श नगर, कहाँ रहते हैं आप, आदर्श नगर रायगढ़ में, ठीक है। राइट अ लेटर, आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको, अपनी फ्रेंड दुर्गा मिश्रा को, हु लिव्स एट शांति नगर, कहाँ रहती है, रायपुर। इनवाइटिंग हर ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस, अपने नए घर के उद्घाटन में आपको बुलाना है, ठीक है। किसको बुलाना है, दुर्गा मिश्रा को, ठीक है। सो ये जो वीडियो है मैं इस वीडियो के बाद अलग से बना दूंगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ग्रामर लेने वाले हैं। तो राइटिंग के लिए जो लिखने के लिए है, तो मैं इन क्वेश्चंस के लिए एक अलग सा वीडियो बना देता हूं, ताकि आपको समझ में आए लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ये भी आपका लेटर ही है शायद, हाँ, योर फादर इज अनेबल टू पे, तो ये है क्या, शुल्क माफी, जो होता है ना हिंदी में फीस माफ करना, ठीक है। तो ये उसके लिए लेटर है। दोस्तों मैं इन दोनों के लिए अलग सा लेटर बना देता हूं, जहां पर हम बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए हुए सारे लेटर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में यस लिख देना, ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूं। अब दोस्तों यहां पर जो अगला है क्वेश्चन, ये सब अच्छे क्वेश्चन है जहां पे आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। आद्या जोशी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं आप, रीडिंग इन क्लास 10th, आप कहां पढ़ते हैं, क्लास 10th में, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में, कहां, दुर्ग में। राइट अ नोटिस, ठीक है दोस्तों। नोटिस राइटिंग के लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए अलग से नोटिस राइटिंग मैं बनाऊंगा, ताकि छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले इस वीडियो से बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। तो एक इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेटर का, नोटिस का, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर भी है, ठीक है, ये भी एक नोटिस का सवाल है। तो मैं 2 क्वेश्चन लेटर के, 2 क्वेश्चन नोटिस के सारा कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बस वहां देख के रिविजन करना है। चलिए फिर है पैराग्राफ राइटिंग, ये भी लिखने वाला है, थोड़ा अलग टाइम लगेगा, तो लिखने वाले के लिए मैं वही अलग वीडियो मैं लेकर आता हूं, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम स्किप करते हैं। फिर डू एज डायरेक्टेड, सबसे ज्यादा डाउट होने वाली चीज कि सर डू एज डायरेक्टेड करवा दो। मैं जब भी स्कूल में बच्चों से मिलता हूं वो यही कहते हैं, सर डू एज डायरेक्टेड नहीं बनता है। नहीं बनता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग ग्रामर होते हैं और सबको डिस्कस करना एक साथ थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए फिर भी समझते हैं जितना इसके अंदर आए हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग जीरंड, आपको क्या इस्तेमाल करना है, जीरंड। अब दोस्तों मैं जीरंड बता दूं क्या होता है। जीरंड का मतलब होता है किसी भी वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया के साथ आईएनजी लगा देने को हम कहते हैं दोस्तों जीरंड। क्या पढ़ते हैं इसे, जीरंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहां खोजो क्या है इसमें काम, वॉक, वॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलना, ठीक है। तो वॉक लीजिए और वॉक के साथ क्या करना है आपको, आईएनजी जोड़ना है, बस वॉकिंग। और इसको हटा दो, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये इज एम आर रहे ना, इसको नहीं काटना है। ये टू के साथ में जो वर्ब आएगा, दिख रहा है क्या हटाना है, इसको, इसको यहां, ये वर्ब को हटाइए और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग एक अच्छा एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतने को हटा दिया। यही कह रहा है रीराइट मतलब फिर से लिखो, ठीक। और सेंटेंस में क्या लगाना है इस बार, जीरंड। तो आपको इस तरीके से दिया रहेगा, उसी वर्ब में, उसी क्रिया में आपको बस आईएनजी लगाना है, बस खत्म, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं,
क्या है? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, सुबह में जल्दी उठना है। मेक द सेंटेंस एम्फेटिक, एम्फेटिक बनाना है डू डज या डेड लगा करके। अब एम्फेटिक का मतलब होता है दोस्तों जोरदार वाक्य, वो वाक्य जिसको आप, जैसे कि आपको किसी ने कहा, ठीक है, कि तुम रोज 5 घंटे पढ़ाई करो, तो तुम बोल सकते हो हाँ करता हूं, और एक बोल सकते हो हाँ करता तो हूं। करता तो हूं में थोड़ा सेंटेंस में आ गया पावर, थोड़ा जोर, ऐसा सेंटेंस बनाने कह रहे हैं। तो वैसा सेंटेंस बनाने के लिए आपको या तो डू, डज या फिर डिड जोड़ना पड़ता है। अब तीनों में से कौन सा लगाएं, हमेशा इसी बात पे कंफ्यूजन होता है। सो चलिए समझते हैं कि कौन सा लगाया जाए। सो यहां है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा लगे वो समझना, तो आप इसको देखिए वर्ब को। वर्ब का मतलब क्रिया, क्या क्रिया हो रही है यहाँ पे? क्रिया हो रहा है गेट। गेट का मतलब होता है उठना, गेट अप, ठीक है। अब गेट के अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, एक गेट हो सकता है, दूसरा गॉट हो सकता है। तो अगर कभी भी लगे कि वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में है, तब आप लगाइए डिड, ठीक है। अगर गेट की जगह में एस लगा है लास्ट में, गेट्स, तब आप लगाइए डज। मतलब कि अगर गेट्स लगा होगा, ठीक है, तो आप क्या लगा सकते हैं? डज। ये एस देख के, यहां का एस देखिए, ठीक है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। डिड, डिड होता है सेकेंड फॉर्म, तो अगर गेट का गॉट या प्ले का प्लेड या स्टडी की जगह में स्टडीड लिखा रहेगा, सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, भूतकाल वाले सेंटेंसेस होंगे तब डिड लगाते हैं। लेकिन यहां पे देखो पहला फॉर्म है, तो पहला फॉर्म है तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा डू, ठीक है ना। क्या लगाएंगे हम लोग? डू। तो बस आई और सिर्फ डू जोड़ना है, बाकी जितना दिया है सबके सब छापना है। आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। फिर योर सिस्टर वन द रेस, ठीक है, देखते हैं। एड क्वेश्चन टैग। दोस्तों क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मैंने लगभग 10 मिनट का एक बहुत छोटा सा, बहुत ही मजेदार वीडियो अपलोड किया है, क्वेश्चन टैग, जहां आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाने की कला सीख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगेगा और किसी भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन टैग में बदल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं छोटे तरीके से बता दूं कि आप क्वेश्चन टैग कैसे बना सकते हैं। योर सिस्टर वन द रेस, आपको दोस्तों वर्ब को देखना है, क्रिया को देखना है। क्रिया है, ये है विन। विन का मतलब होता है जीतना, जिसका सेकंड फॉर्म। तो जब भी आपको ये सेकंड फॉर्म दिखेगा, तो मैंने आपको यहां पे भी बताया था सेकंड फॉर्म में डिड लगाते हैं, वैसे ही यहां लगेगा डिड। तो आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस को ऐसे लिखना है कि योर सिस्टर वन द रेस, ठीक, और यहां आपको कॉमा लगाना है। फिर देखना है सेंटेंस में नॉट तो नहीं लगा है। अगर इधर नॉट नहीं लगा है तो हम यहां नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। अगर इधर नहीं लगा है तो यहां लगाएंगे। सो किसके साथ लगाएंगे? एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। अब इसको देख के आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। ये खुद सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब। अगर इधर इज एम आर दिया रहेगा, वो इज एम आर जो दिया है वो इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वो वीडियो देख लीजिए, बहुत मजेदार है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। फिर मास्टर हो जाओगे क्वेश्चन टैग में और एक नंबर आपके हो गए फाइनल एग्जाम में पक्के। सो योर सिस्टर वन द रेस, डिड, डिड के साथ में नॉट लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, और सिस्टर है तो हम लगाएंगे यहाँ पे शी और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। माई मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है, मेरी मम्मी खाना बना रही है। सो चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब मैं फिर से वही कहूंगा कि हमने पैसिव वॉइस पर भी बड़ा मजेदार वीडियो बनाया है, सबकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। जब जो सीखना होगा बिल्कुल क्लिक करिए और सीखिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। सो योर माई मदर इज कुकिंग फूड, पैसिव वॉइस बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले खोजते हैं ऑब्जेक्ट, कि हम किस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वाक्य में। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फूड का। फिर जो हेल्पिंग वर्ब दिया होगा इज एम आर, वो इज एम आर लगाइए, ठीक है। तो फूड के साथ क्या लगा दिया? इज। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ आईएनजी है तो हमें एक बीइंग लगाना होता है। कब क्या लगाना है? बीइंग लगता है, बीइंग लगता है। उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस किया है, वो भी बड़े ही आसान भाषा में, वो जरूर देखिए इस वीडियो के बाद। सो फूड इज बीइंग। फिर कुक का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है तो लग गया कुक्ड। फिर लगाएंगे हम बाय माई मदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच
है, वो भी सीखना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और एक एक दिन एक एक की प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि एक्टिव पैसिव वाले दिन में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस कर लिया, दोनों मिक्स होकर खिचड़ी हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपको अलग अलग दिन प्रैक्टिस करनी है। आप टारगेट बनाइए कि आज आपको टेंस की प्रैक्टिस करनी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर अब सोचिए कि आपको नेक्स्ट डे टारगेट करना है, नेक्स्ट डे या एक दो दिन में फिर आपको पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सबकी प्रैक्टिस एक एक करके करिए, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। चलिए यहां देखते हैं, द टीचर सेड, ठीक है, टीचर ने कहा। ये तो वैसे ही रहता है, द टीचर सेड। अब यहां दोस्तों हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट, जब हमारा सेंटेंस, जब हमारा जो दिया हुआ वाक्य है वो अगर सकारात्मक है, अगर वो पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे दैट। अगर सवाल होता है तो हम इफ लगाते हैं। पूरा डिटेल मैंने दिया है ना वीडियो में, वहां देख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना। द टीचर सेड दैट द अर्थ। अब क्योंकि दोस्तों ये पूरा जो वाक्य है ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो जो कभी नहीं बदलता। अब सूर्य, जो पृथ्वी है, वो पहले भी सूर्य के चारों ओर घूमती थी, अभी भी घूमती है ना। तो इस वाक्य में कुछ नहीं करना, वो सेम टू सेम वाक्य आपको छापना है नीचे। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही चीज ऐड करनी थी, वो क्या था, दैट, और ये पूरे का पूरा एक नंबर आपका हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही हम और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कुछ और है तो ट्राई करते हैं। अब दोस्तों यहां से आ गए आपके क्वेश्चन सारे, ठीक। यहां एक छोटा सा पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिया है। रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। इस पैसेज को आप पढ़िए और इसका आंसर देखिए। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं क्या होता है, आप जब इसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर वापस से आंसर खोजना पड़ेगा। सबसे पहले ना आप क्वेश्चन पढ़िए। वी कैन नॉट गेट डैश फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से क्या नहीं मिलता है, तो फ्यूल मतलब ईंधन, वुड का मतलब लकड़ी, टिम्बर का मतलब वो दरवाजे वगैरह बनाने वाली लकड़ी, और गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो हमें क्या जंगल से सोना मिलता है? नहीं। देखो बिना पढ़े एक सवाल ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी है, कुछ सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। क्या नहीं मिलता आपको? गोल्ड नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप करें, सबसे पहले सवाल पढ़िए, ठीक है। फिर दूसरा, द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब एक ना नकली सिल्क, नकली कोसा बनाया जाता है, और वो कैसे बनता है, ठीक है। गोल्ड से, जंगल से, तेल से, या फिर ये दरवाजा बनाने वाली लकड़ी से। तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल है, एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ चीजें तो नहीं होंगी, ठीक है। हम आर्टिफिशियल जो सिल्क है, जो नकली कोसा है, उसे सोने से तो नहीं बना सकते, तेल से भी नहीं बना सकते। दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो जंगल, मुझे ज्यादातर लग रहा है जंगल होना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां क्या दिया है, यहां लिखा है कि फाइंड द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्द। तो समानार्थी जो शब्द होते हैं दोस्तों, वो आपको खोजना है पैसेज में। किसका? मैन मेड का कौन सा है, और बेनिफिट का। मैन मेड मतलब जिसको इंसान ने बनाया है, ठीक। और दूसरा होता है बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। तो इन दोनों का हमें समानार्थी शब्द खोजना है पैसेज में, तो वो तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा अब, ठीक है। इसलिए पहले सवाल, ताकि जब आप रीड करेंगे ना, जब आप रीडिंग करेंगे ऊपर पैसेज की, तो आपके दिमाग में रहेगा कि आपको खोजना क्या क्या है, ठीक है। इसलिए मैं पहले सवालों को पढ़ रहा हूं। फिर चूज द करेक्ट वन। द पेपर मिल प्रोड्यूसेस पेपर विदाउट वुड। ऐसा हो सकता है क्या कि जो पेपर है वो पेपर बनाता है, पेपर के जो मिल होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, उसमें हम पेपर बनाते हैं बिना लकड़ी के। हम सभी को पता है ना, पेड़ों से ही पन्ने मिलते हैं हमें, जो किताबें होती हैं, ठीक है। जो पेपर मिलता है वो कहां से आता है? सब जंगलों से, पेड़ों से ही आता है, ठीक। फॉरेस्ट गिव्स अस डैश प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरेस्ट हमें कुछ प्रोडक्ट्स देता है। वैल्यूएबल का मतलब होता है अनमोल, ठीक। और यूजलेस का मतलब होता है बेकार। तो अब बताओ, जंगल हमें बेकार चीजें देता है या अनमोल चीजें देता है? इसके लिए तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना दोस्तों, तो खाली सवाल पढ़ो और ट्राई करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो यहां तो मुझे पता है कि हम लगाएंगे वैल्यूएबल, ठीक है। अब वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड, उन्हें हरा सोना क्यों कहते हैं? देखते हैं ऊपर सवाल में कुछ दिया है क्या पैसेज में। चलिए अब पढ़े।
अब पढ़ने से थोड़ा फायदा होगा, जल्दी जल्दी समझते हैं कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड। देखो मिल गया पहले ही सवाल कि देश में हम जंगलों को ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ। दोस्तों मिल गया आखिरी सवाल का, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था ना लास्ट में जिस भी नंबर का, उसका ये आंसर मिल गया। आप यहां से छापिए, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ। नहीं तो क्या होता है ना, आप सबसे पहले इसको पढ़ते फिर सवाल पढ़ते फिर खोजने ऊपर आते, तो ये काम से बच गए आप, ठीक है ना, टाइम बच रहा है आपका। देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। अरे जो हमारे जंगल है उनके बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज का मतलब लाभ। दे गिव अस नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ये देखो खालिस्तान में था ना कि वो हमें यूजलेस प्रोडक्ट देता है या फिर हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट देता है, वो भी मिल गया। वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज। घर बनाने के लिए हमें ऐसी ही उपयोगी इबारती लकड़ियां मिलती हैं। वुड फॉर फर्नीचर, लकड़ी मिलते हैं हमें किसके लिए, फर्नीचर, टेबल, बेंच, चेयर बनाने के लिए। एंड फ्यूल फॉर कुकिंग, फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों ईंधन, ईंधन मिलता है किसे, कुकिंग फूड के लिए। तो तीन चीजें तो आ गई, हमको टिम्बर मिल गया, वुड मिल गया और फ्यूल मिल गया। गोल्ड, चौथा ऑप्शन क्या था, गोल्ड था, तो गोल्ड नहीं मिला था, हमने तो उसको ऑलरेडी टिक मार लिया था। बिसाइड दीज मैनी अदर useful products, beside these many other useful products are got from them, ठीक है। सो हमें ये जो अदर दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट है वो कहां से मिला, हमें मिला है वहां से। दे आर, क्या क्या मिलता है हमें, हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, गम मिलता है, गम रबर, ठीक है, ऑयल तेल मिलता है, हर्ब्स मिलते हैं, जड़ी बूटी मिलता है, लाख मिलता है वो जो पेड़ों से होता है वो, और डाइज मतलब कि कलर मिलते हैं। थिंक ऑफ द पेपर मिल, पेपर मिल के बारे में सोचो। कैन दे प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड, क्या बिना लकड़ी के वो पेपर बना सकते हैं फॉरेस्ट से। द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क जो हमने बताया था ना, नकली जो बनाते हैं कोसा, वो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, किस पर निर्भर करते हैं, फॉरेस्ट पर। फॉरेस्ट एड टू द ब्यूटी ऑफ कंट्री, वो देश की खूबसूरती को और बढ़ाता है। एंड प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के लिए घर का भी काम करता है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ लिया, चलिए अब बचे हुए सवाल हल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि हमें वी कैन नॉट गेट, हमें तो फ्यूल मिल जाता है, वुड मिल जाता है, टिम्बर मिल जाता है, तो ये सब ऑप्शन नहीं है। हमें क्या नहीं मिल सकता बोल रहा है, तो गोल्ड नहीं मिल सकता, पहला हो गया। दूसरा कि द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर करता है, फॉरेस्ट पर, ये भी हमने देख लिया, वो जंगलों पर निर्भर करता है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑफ फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, उस पैसेज में मैन मेड जो इंसानों ने बनाया है, अब उसके लिए एक वर्ड मिला था हमें याद है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ही होता है नकली, तो जो इंसान बनाएगा वो नकली है, और कोसा जो खुद प्रकृति से बनता है वो असली होता है, तो आर्टिफिशियल मिल गया। बेनिफिट, बेनिफिट के लिए हमें कोई एक वर्ड मिला था, हाँ याद आया, कौन सा वर्ड है, एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब भी फायदा और बेनिफिट का मतलब भी फायदा होता है, तो ये दो वर्ड्स मिल गए। अगला है द पेपर मिल प्रोड्यूस पेपर विदाउट वुड, बिना लकड़ी के वो लोग पेपर बना सकते हैं क्या, द पेपर मिल प्रोड्यूस पेपर्स विदाउट फूड, नहीं भैया गलत है, ठीक है, तो हम फॉल्स पे टिक करेंगे कि वो ये जो लाइन लिखी ये गलत है, क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए। फिर फॉरेस्ट गिव्स अस प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोडक्ट देता है, वैल्यूएबल, ये तो दिया है हमें, ठीक। फिर वाई आर फॉरेस्ट कॉल, वो जो सबसे पहली लाइन जो थी, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम बनाते हैं किसी भी पैसेज का आंसर, ठीक है, इस तरीके से, और आपके आराम से 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक और पैसेज है हमारे पास, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, आपको फिर से रीड करना है, तो मैंने आपको तरीका बताया, क्या तरीका बताया, सबसे पहले आप सवालों को पढ़िए। जब आप सवाल पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में रहता है कि आपको क्या क्या चीजें ढूंढनी है उस पैसेज में, नहीं तो बच्चे हड़बड़ी में पहले इसको पढ़ेंगे, फिर सवाल पढ़ेंगे, फिर आके इसको पढ़ते हैं, फिर खोजते हैं। तो आपने देखा इसके पहले जो हमने अनसीन पैसेज किया था उसमें हमें तुरंत तुरंत उत्तर मिलते गए, क्यों, क्योंकि हमने सबसे पहले सवाल पढ़े। तो दोस्तों ये काम करिए, इससे आपका टाइम बचेगा, और एग्जाम में टाइम बचा मतलब ज्यादा नंबर। तो हम आते हैं सबसे पहले सवाल में।
हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पूछा गया है। हाउ मच पेनी वर्थ ऑफ नेल्स वॉज टू बी ब्रॉड बाई मेड। मेड जो थी, जो नौकरानी थी, वो कितने पैसे का, कितने मूल्य का नेल मतलब कि नाखून लेकर आई थी। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा कि वो 10 का लाई थी, 6 का लाई थी या फिर 60 का लाई थी। पेनी, पेनी का मतलब होता है पैसे मान लो, ठीक। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक द सर्विस इवननेस, ठीक है, जो जगह होती है ना वो ऐसे उबड़ खाबड़ होती है, तो उसको नापने के लिए, उसको देखने के लिए कि सरफेस प्लेन है कि नहीं है, उसके लिए कौन सा मशीन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास 3 मशीन है। हैमर, हथौड़ा होता है, स्टेप लैडर होता है या स्पिरिट लेवल होता है। स्टेप लैडर का मतलब तो होता है दोस्तों सीढ़ियां, मुझे जहां तक लग रहा है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ी, तो ये दो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक। फिर है अ रूम इन अ हाउस ऑफ ईटिंग मील्स, ठीक है। घर में एक कमरा जो कि खाना खाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बताओ, बेडरूम में खाना खाते हैं? सिटिंग रूम में जहां बैठते हैं वहां खाना खाते हैं क्या? नहीं ना, डाइनिंग रूम में डिनर टेबल पे खाना खाते हैं। डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का मतलब होता है खाना खाने की जगह। सो ये तो बिना पढ़े हमको 1 नंबर मिल गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है ना, तो खाली रीड करिए, समझिए, और अगर टाइम कम है तो कम से कम सवाल पढ़ के क्वेश्चन का आंसर करिए। अब यहां आ गए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द फ्रॉम द वर्ड पैसेज। अब सुबह का विलोम और रखने का विलोम क्या है? फिर है हु वॉज टू गो एंड गेट द पिक्चर कॉर्ड। पिक्चर जो कॉर्ड था वो किसके पास गया और किसे मिला। चलिए अब हम चलते हैं कहानी की तरफ, पढ़ते हैं कि कहानी में क्या दिया है। अ न्यू पिक्चर, अ न्यू मतलब एक नया, पिक्चर वुड हैव कम, एक नया पिक्चर आया है, एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, और वो कहाँ है? वो डाइनिंग रूम में रखा है। वेटिंग टू बी पुट अप, ऊपर लटकाने के लिए वो रखा हुआ है, मतलब एक पिक्चर आया ला करके रखा है। कहाँ रखा है? डाइनिंग रूम में रखा है। एंड आंट पॉजर वुड आस्क, और जो ये इस नाम की ना लेडी है पॉजर, ठीक है, वो पूछती है व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, इसके साथ क्या करना है, ठीक है। आंट पॉजर ने जो पूछा, द अंकल पॉजर, अंकल पॉजर वुड से, अंकल पॉजर ने कहा क्या? ओ यू लीव दैट टू मी, ओ छोड़ दो मेरे लिए, उसको छोड़ दो, मैं खुद निपटा लूंगा, ठीक है। डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट, ठीक है, कि तुम में से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वो खुद कर लूंगा। किसने कहा? अंकल पॉजर ने कहा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन ही वुड टेक, और उसने क्या किया? टेक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट निकाला। टेक ऑफ का मतलब होता है कोट। एंड बिगिन, और शुरू करता है। ही वुड सेंड द मेड, उसने नौकरानी को भेजा। सेंड का मतलब होता है भेजना। आउट फॉर 6 पेनी, ये देखो पेनी वाला आंसर आया, 10, 6, 60, उसमें से कौन सा आंसर सही है? 6 पेनी फॉर नेल्स। अच्छा, यहाँ पे नाखून वाला नेल नहीं है, वो जो खीला आता है ना जिसको ठोकते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग नेल कहते हैं इंग्लिश में। तो 6 रुपए के नेल्स लाने के लिए कहे, ठीक है, नेल्स, ठीक है, खीले लाने के लिए। कितने के? 6 पेनी। मिल गया ना आंसर, नीचे टिक करेंगे, ठीक है। एंड देन वन ऑफ द बॉयज, और उनमें से एक लड़का, आफ्टर हर टू टेल व्हाट साइज टू गेट, ठीक है। अब 6 रुपए के खीले लाने के लिए भेजा, और कौन से साइज के? अब खीले कभी छोटे आते हैं कभी बड़े आते हैं, तो कितने साइज के खीले लाने के लिए कहा, एक लड़के को भेजा। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन, और उसने अपना काम शुरू किया। एंड स्टार्ट विथ होल हाउस, और पूरे घर से शुरुआत करी। उसने पूरे घर में देखा कि इसको कहाँ लगाया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, ठीक। नाउ यू गो एंड गेट मी अ हैमर, फिर उसने किसी से कहा, क्या कहा? कि जाओ और एक हथौड़ी लाओ। भैया पोस्टर लगाना है, खीला है तो ठोकना भी तो पड़ेगा ना, सो हैमर लेकर आओ। वेल ही वुड शाउट, उसने चिल्लाया। एंड यू ब्रिंग मी द रूल, और तुम लेकर स्केल लेकर आओ। स्केल नाप के सीधा सीधा उसको लटकाना है, ठीक है। हम तो यहाँ कैसे भी कुछ भी ठोक देते हैं, विदेशों में अच्छी जगहों में क्या है, हर चीज के लिए एक स्केल होती है, वो उसमें आप नापिए जगह को और उसके हिसाब से लगाइए। टॉम, टॉम को कहा, टॉम कोई लड़का है वहां पे। एंड आई शेल want द स्टेप लेडर, और मुझे क्या चाहिए? मुझे सीढ़ी भी चाहिए, स्टेप लेडर चाहिए, ठीक है। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, और किचन में एक चेयर होता है जिसमें चढ़ करके वो बर्तन वगैरह निकालते हैं, तो वो टेबल भी, अगर वो चेयर आ जाए तो उसमें चढ़ के, सीढ़ियों में चढ़ के मैं उसे ठोक दूंगा। कौन सोच रहे हैं? अंकल पॉजर। टू एंड जिम, यू रन आउट
run round Mr. Googles and tell him daddy's best wishes and hope his leg is better। ठीक है, तुम गूगल के पास जाओ, गूगल में, और सर्च करो, क्या करो कि डैडी को कैसे विश करना है। एंड he will let him have his spirit level for the evening। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये गूगल वो अपना वाला गूगल नहीं है, गूगल कोई पड़ोसी होगा इनके, उनके पास जाता है, ठीक है, उनको विश करना, डैडी की बेस्ट विशेस देना, जैसे कि गॉड ब्लेस यू वगैरह बोलते हैं वो। एंड ही होप्स हिज लेग बेटर, ठीक है, और कहना उनसे कि उनका पैर जल्दी ठीक हो जाए, हो सकता है उनको, ठीक है, चोट लगी हो। एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और वो स्पिरिट लेवल कोई चीज है जो वो उनसे मांगता है। एंड डोंट यू गो मारिया, मारिया तुम नहीं जाओगे क्या? बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट, और मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई खड़ा रहे और लाइट को पकड़ा रहे। क्यों? क्योंकि कोई हो साथ में जब ये सीढ़ियों में चढ़ेगा। एंड वेन द मेड कम्स बैक, और जब मेड आती है, शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बेट, अ पिक्चर ऑफ कॉड। एंड टॉम, वेयर इज टॉम? टॉम कहाँ है? टॉम यू कम हियर, टॉम तुम इधर आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर, और ये बोलता है टॉम कि तुम ना मुझे इस पिक्चर को पकड़ाना ताकि मैं उसको अच्छी जगह पे लटका सकूं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये पैसेज मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मच पेनी, मच पेनी, इसी की बात कर रहे थे, कितना पेनी था? 6 पेनी। ठीक है, फिर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक सरफेस इवननेस, सरफेस के इवननेस को देखने के लिए आता है स्पिरिट लेवल। ठीक है, क्योंकि ये तो सीढ़ी है, चढ़ेगा, ये हथौड़ी है जिससे ठोकने का काम करेगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? स्पिरिट लेवल। अरे स्पिरिट लेवल आता है ना एक छोटा सा, जिसमें अंदर पानी भरा होता है, तो उसको ऐसे करके जगह पे रखते हैं तो वो बताता है कि वो सही लगा है कि नहीं, वो है स्पिरिट लेवल। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अ रूम इन हाउस ऑफ ईटिंग, ठीक है, खाने की जगह, तो जहां पिक्चर रखा था वही डाइनिंग रूम, ये तो हमको पहले से ही पता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब आप पैराग्राफ समझते हो ना दोस्तों तो बड़ा आसान हो जाता है। फाइंड एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज। तो मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए क्या हो गया था? मॉर्निंग के लिए वर्ड आया था इवनिंग, और पुट डाउन के लिए वर्ड था पुट अप। अप ऊपर, पुट डाउन मतलब नीचे रखना, पुट अप का मतलब होता है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इवनिंग या फिर नाइट वर्ड जो वहां पे दिया हो हम ले सकते हैं। हु वॉज टू गेट गो एंड गेट द पिक्चर कॉड, पिक्चर को किसको लेकर आना था? टॉम। ठीक है, क्या नाम है उसका? टॉम। सो टॉम लिख दो पूरा यार, वैसे ही, वॉज टू गो एंड गेट द पिक्चर कॉड। बस ये देखना चाह रहा था कि किसको क्या काम के लिए भेजा था, तो तुम्हें पता है कि नहीं कि पिक्चर के लिए किसको बोला गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको अनसीन पैसेज पूरा क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ राइटिंग टॉपिक्स है, जहां हमने देखा माई हॉबी, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, ये तो मेरा फेवरेट रहा है, इस पर भी जल्द वीडियो लेकर आता हूँ, और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। दोस्तों राइटिंग के लिए मैं अलग सा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही राइटिंग के वीडियोस बने मैं आप तक उसे पहुंचाते रहूं। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर हो सके। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी अपने इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।